अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश वेस अकेडमी। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिलीवर करने वाला हूं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वर्क के बारे में स्टडी कर चुके हैं, उसके डिफरेंट केसेस को स्टडी कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा उसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आज भी हमने वर्क डन से रिलेटेड ही काम करना है। तो जो टॉपिक है उसका नाम है कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पूछा जाता है कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें प्रूव करना होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो सबसे पहले मैं ये समझा देता हूं कि कंजर्वेटिव फील्ड से क्या मुराद है। देखो, अगर किसी फील्ड के अंदर हम लोग वर्क डन करते हैं, ठीक है, अगर किसी फील्ड के अंदर हम वर्क डन करते हैं इन अ क्लोज्ड पाथ, एक बंद रास्ते के अंदर, बंद रास्ते के अंदर हो सकता है मिसाल के तौर पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए और फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ वापस आ गए, तो ये भी जो एक पाथ है ये क्लोज्ड है, ठीक है, क्योंकि हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था उसी पॉइंट पर हम वापस चले गए। इसी तरीके से वर्क डन क्लोज पाथ में हो सकता है सर्कुलर पाथ के अंदर, जहां से स्टार्ट किया था दोबारा वहीं पहुंच गए। ट्रायंगुलर पाथ में हो सकता है जहां से स्टार्ट किया था दोबारा से हम अगर उसी पॉइंट तक पहुंच जाएं, तो ये सब जो है वो क्लोज्ड पाथ कहलाते हैं। अगर याद रखो, किसी भी फील्ड में किसी फोर्स से हमने वर्क डन किया एक क्लोज्ड पाथ में और टोटल वर्क डन बराबर आ गया जीरो के, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फील्ड है ये है कंजर्वेटिव फील्ड, या फोर्स है तो है कंजर्वेटिव फोर्स। या दूसरे तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी फील्ड के अंदर किसी फोर्स की वजह से काम किया जा रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ काम किया जा रहा है, तो अगर हम पॉइंट ए से लेके बी तक किसी भी पाथ को फॉलो करें, यानी कि ए से लेके बी तक जाने के लिए हम इस पाथ को फॉलो करें, हम एक रेक्टेंगुलर पाथ को फॉलो करें, हम एक ट्रायंगुलर पाथ को फॉलो करें, तो उस भी वर्क डन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी फील्ड भी कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड। यानी कि वो फील्ड जिसमें वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड ना करे, तो वो भी कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड। तो अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हमें साबित करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए सपोज कर लेते हैं क्लोज्ड पाथ, क्योंकि हमने देखी डेफिनेशन कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज्ड पाथ को ही यूज़ किया जाता है। सो सपोज कर रहे हैं क्लोज्ड पाथ और वो ट्राइंगुलर है, और वो क्या है, ए बी सी ए, यानी कि पहले बॉडी ए से जा रही है बी की तरफ, फिर बी से जा रही है सी की तरफ, और फिर सी से वापस जा रही है ए की तरफ। तो ये जो है ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक क्लोज्ड पाथ है। तो अब देखो मैं पूरी बात समझा देता हूँ। पहले फॉर एग्जांपल बॉडी जो है वो पॉइंट ए पर थी, और ग्रेविटी के अंदर जो फोर्स अप्लाई होती है ग्रेविटेशनल फील्ड में वो डाउनवर्ड होती है, और वो जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है mg के। तो ये बात याद रखना है कि वाहिद फोर्स जो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, क्योंकि हमने उसी को ही कंसिडर करना है, तो वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और उसकी फोर्स है, उसको फोर्स को हमने f से शो किया हुआ है, जो कि एक्चुअली किसके बराबर है, mg के। पहले बॉडी जो है वो जाती है s1 की डायरेक्शन में, और अगर इस डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है s1, और जो एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में वो है अल्फा के बराबर, पहले वाले केस में। सेकंड केस के अंदर बॉडी फिर जा रही है पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ, इस तरीके से मूव कर रही है, तो बी से सी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है s2, ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट डी सपोज किया हुआ है ताकि आप एंगल मेजर कर लो इजीली, ठीक है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल था वो कितना था, अल्फा। दूसरी डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर देखा जाए तो फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है जी, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो आप देखोगे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, यानी कि सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट है s2 और फोर्स के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। और फाइनली जो बॉडी है वो सी से जा रही है पॉइंट ए की तरफ, और जब वो जा रही है पॉइंट सी से पॉइंट ए की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है s3, और फिलहाल जो एंगल मैंने बनाया वो एंगल है बीटा, ठीक है, यानी कि s3 और उसके दरमियान का एंगल नहीं है, ये S3 और वेट के दरमियान का एंगल नहीं है, लेकिन फिलहाल ट्राइंगल के अंदर इस एंगल को मैंने बीटा का नाम दिया हुआ है। और जब बॉडी पॉइंट ए पर थी तो उसकी हाइट h थी, फिर वो जाहिर सी बात है हाइट 0 हो गई, और फिर यहाँ से आ गई और फिर दोबारा से हाइट कवर कर ली उसने h के बराबर। तो इसी ट्राइंगल को हम इस्तेमाल करने वाले हैं साबित करने के लिए कि टोटल वर्क डन 0 के बराबर आएगा, क्योंकि अगर टोटल वर्क डन 0 के बराबर आएगा तभी हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं पहला वाला वर्क डन। पहला वाला वर्क डन क्या होगा, वो होगा पॉइंट ए से बी तक का, फिर हम निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम बी टू सी और फिर सी टू ए वापस। तो सबसे पहले वर्क डन निकालना है अगर ए से बी की तरफ, तो आपने नाम दे दिया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी,
तो वो हो जाएगा एफ डॉट एस वन, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, डिस्प्लेसमेंट एस वन के साथ लिया जाएगा। सो एंगल कितना बन रहा है, एफ एस वन, और एंगल बन रहा है अल्फा के बराबर। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, तो एफ डॉट एस वन बराबर आ जाएगा एफ एस कॉस वन एस वन कॉस अल्फा के। लेट्स से ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब ज़रा इसको रिप्लेस कराना चाह रहा हूँ मैं। फोर्स तो हमें चाहिए, लेकिन ये जो एंगल है हम इसको हटाना चाह रहे हैं। तो हमने इस ट्राइंगल को सपोज करा, ट्राइंगल ये है ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है। इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि क्लियरली नज़र आ रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज वो साइड जो कि 90 डिग्री के सामने हो वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज जो है वो S1 है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो अल्फा के सामने वाली साइड यानी कि बी से डी तक ये बराबर है परपेंडिकुलर के। और जो साइड बच गई ये वाली साइड कहलाएगी बेस। तो यहाँ पे जो बेस है एक्चुअली वो बराबर है एच के, हाइट के। यानी कि जब बॉडी पॉइंट ए पर थी तो ज़मीन से कितनी हाइट थी, एच थी। तो ठीक है, अब अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करूँगा तो बेस की जगह पे आएगा एच, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ जाएगा S1, तो एच अपॉन S1 जो कि इधर डिवाइड हो रहा है कॉस अल्फा के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा एच का, और वो है कॉस अल्फा इंटू S1, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया एच का। ना इस एच की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, S1 कॉस अल्फा की जगह पर, इस पूरी वैल्यू की जगह पर आ जाएगा एच। तो वर्क डन हो जाएगा ए से लेके बी तक का एफ एच। और फाइनली हमें पता है जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो फोर्स बराबर होती है एम जी के। तो एफ की जगह पे आ गया एम जी, एच एज इट इज। तो हमारे पास पहला वाला वर्क डन आ गया एम जी एच के बराबर, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। नाउ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। जो इस डायरेक्शन के अंदर वर्क डन हो रहा है बी से सी की तरफ, तो फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा, वर्क डन बी टू सी एफ डॉट एस टू के बराबर होगा। और जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो एंगल की फॉर्म में ये आ जाएगा एफ एस टू, और कॉस अल्फा होता है। अब ये बात ऑलरेडी मैंने बताई थी कि जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो है डाउनवर्ड इस तरीके से, या यहाँ से भी नज़र आ ही रहा है क्लियरली। डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो रही है तो एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम कॉस एंगल की जगह पे 90 पुट करेंगे, तो 90 डिग्री बराबर आ जाएगा, कॉस 90 बराबर होता है 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो फाइनल आंसर बराबर आ जाएगा 0 के। तो हमारे पास ये वर्क डन आ गया फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ए से लेके बी तक का वर्क आया था एम जी एच के बराबर, बी से लेके सी तक का वर्क बराबर आ गया 0 के। अब बारी है तीसरा वर्क फाइंड करने की, यानी कि सी टू ए। नाउ वर्क डन निकालना है अगर सी टू ए, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इस तरीके से वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर आप सबसे पहले एंगल बनाओगे कि कितना एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, तो वो एंगल बन रहा है ये कुछ जो मैंने यहाँ पे रेड से बनाया ना, ये वाला एंगल बन रहा है। और ये एंगल कितना होगा, तो एक बात समझ लो, ये जो कंप्लीट एंगल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अगर कंप्लीट एंगल नापा जाएगा इधर से लेकर इधर तक का, तो वो कितनी डिग्री होगा, ये बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है। टोटल जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। बट हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो अगर आप फिगर को देखो गौर से, तो अगर हम 180 में से माइनस कर दें बीटा, तो हमें ये बाकी जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है ये मिल जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है ये एक्चुअली बराबर होगा किसके, 180 माइनस बीटा के। इसी वजह से जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सी टू ए, तो एफ डॉट एस थ्री आएगा सबसे पहले, डॉट को हटाएंगे तो एफ एस थ्री और कॉस थीटा आता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो ये वाला है, छोटा वाला। और वो कैसे मालूम कर सकते हैं, टोटल 180 डिग्री में से क्या माइनस कर दें, बीटा। सो 180 माइनस बीटा, ये एक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की। 180 माइनस बीटा बराबर होता है माइनस बीटा के, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में आप प्रूव भी कर सकते हो। तो और फिर यही जो कॉस माइनस बीटा है ये एक्चुअली बराबर होता है माइनस कॉस बीटा के, यानी कि माइनस बाहर आ सकता है। और वही साइन जो माइनस का बाहर आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में लिखी हैं, तो इस माइनस को हमने यहाँ पे शुरू में लगा दिया। ये जो माइनस है वो इसी वजह से आया है कि माइनस कॉस बीटा के बराबर होता है, तो उस माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं। सो 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा, एंड cos माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस बीटा, तो वो मैंने माइनस शुरू में लगा दिया। तो वर्क डन फ्रॉम सी टू ए बराबर आया एफ डॉट एस थ्री के, जो कि अब किसके बराबर है, माइनस एफ एस थ्री कॉस बीटा। ना दोबारा से एक ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे, इस मरतबा जो ट्राइंगल होगा वो होगा सी ए डी,
ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है, और फिर हमें वैल्यू चाहिए दोबारा से कॉस बीटा की, इसको रिप्लेस कराना चाह रहे हैं। फिर वो बात है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने आता है हाइपोटेन्यूज। ओके, तो S3 हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है जो कि फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है, और जो साइड बच गई जो कि ये है h के बराबर। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये हो गई हमारी बेस। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस बीटा h अपॉन S3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि h अपॉन S3। और फिर वही बात है h की वैल्यू को अलग करा, तो S3 कॉस बीटा बराबर आ गया h के, जो कि हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कराएंगे S3 कॉस बीटा की जगह पर। ये हो जाएगा माइनस का FH, वर्क डन फ्रॉम C टू A, माइनस के FH के बराबर आएगा। और फिर वही बात है ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स बराबर होती है mgh के, तो हम mgh की वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा C से लेके A तक का माइनस mgh। ओके, अब टोटल वर्क की बारी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्लोज्ड पाथ का टोटल वर्क डन निकालना था। तो ठीक है, नाउ टोटल वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी सी ए इज ए से लेके बी प्लस बी से लेके सी प्लस सी टू ए। तो पहला वर्क डन हमारे पास आया था mgh के बराबर, दूसरा 90 डिग्री की वजह से 0 हो गया था, और तीसरा आंसर आया था माइनस mgh। तो ये प्लस के mgh से माइनस का mgh हुआ कैंसिल, तो टोटल वर्क डन आ गया 0। और ये जो टोटल वर्क डन 0 के बराबर आया है, इससे क्या साबित हुआ कि जब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में ड्यू टू ग्रेविटी वर्क किया एक क्लोज्ड पाथ में, तो टोटल वर्क डन आ गया बराबर 0 के। तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी फील्ड में क्लोज्ड पाथ में किया गया काम बराबर आता है 0 के, तो वो फील्ड बन जाती है कंजर्वेटिव फील्ड। इसी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। और इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।